नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का द मीडिया के इस खास कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिमेंशिया के जो मामले हैं वो गाँव में बढ़ रहे हैं, लाइफ़स्टाइल में क्या बदलाव आ रहा है, कौन-सी ऐसी वजह हैं जिससे डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है, किस उम्र के बाद लोगों में डिमेंशिया की बीमारी हो सकती है, क्या ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है और इसके क्या-क्या कारण हैं और क्या इसका इलाज संभव है पूरी तरह से। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में एचओडी रह चुके हैं साइकाइट्री डिपार्टमेंट के। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल जी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार, नमस्कार। तो डॉक्टर खंडेलवाल, सबसे पहले हम चाहेंगे कि बहुत ही आम भाषा में, बहुत ही साधारण भाषा में आप हमारे जो जितने भी इस कार्यक्रम को लोग सुन रहे हैं, उन्हें बताइए कि डिमेंशिया आखिर होता क्या है? और अल्ज़ाइमर से ये किस तरह अलग है और अल्ज़ाइमर से किस तरह ये जुड़ा है? देखिए, डिमेंशिया तो काफ़ी जानी-पहचानी बीमारी है। जी, पुराने ज़माने में अपने यहाँ हिंदी भाषी लोग इसको सठियाना कहते थे जी, कि 60 साल के ऊपर किसी की जो याददाश्त है या स्मृति भ्रंश हो गया है, कि जी, उसकी याददाश्त गड़बड़ा गई है और वो बाकी के अपने काम-काज में गड़बड़ करने लगा है। तो सठियाना तो एक बहुत समय से आप भी सुनते आ रहे हैं, हम 50-60 साल 70 से सुनते आ रहे हैं, शायद उससे भी पुरानी ये जी, टर्म है। लेकिन अभी डिमेंशिया जिसका जिसका जो मेडिकल नेम है, जी, डिमेंशिया पे ज़्यादा ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि अब ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं। जी। लक्षण क्या होते हैं इसके? क्या कैसे पता हाँ, चलता है इसे जो डिमेंशिया है जो या हो सकता डिमेंशिया है? जैसा कि सत्याना मतलब कि 60 साल की बात है, जी, तो डिमेंशिया बीमारी बड़ी उम्र की है। मतलब जी, जो लोग 60 या उसके ऊपर के हो चुके हैं, जी, ये जनरली उनमें देखा जाता है। कभी-कभी छोटी उम्र में भी केसेस मिलते हैं, हुँ, लेकिन साधारणतया ये 60 साल की ऊपर की बीमारी है। जी, इसके जो लक्षण है, हालांकि सब जानते हैं कि भाई अब याददाश्त खत्म होने लगती तो उसको डिमेंशिया बोल देते हैं, हाँ जी, लेकिन याददाश्त तो पूरी जो उसकी लक्षण है, हाँ, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जी, बाकी और जो प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे मरीज की अटेंशन कम होने लगती है, वो पूरी तरह से अपने वातावरण में अपने रोज के काम काज हुँ, पे ध्यान नहीं दे पाता, जी, किसी एक काम में लग के नहीं काम कर सकता, जैसे कहते हैं लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। हुँ, हुँ, और उसका एक जो बहुत की जो नई चीज सीखने की जो क्षमता है, जी, जिसे कहते हैं कि न्यू लर्निंग, जी, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, नई चीज़ें नहीं सीख पाता। जी, और जो पहले के काम थे उसमें भी वो गड़बड़ करने लगता है, जिसको हम जी, कहते हैं कि लॉस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। जी, जैसे किसी गृहिणी को बोला जाए कि भई आप 4 या 6 लोगों के लिए दाल बनानी है तो आप कैसे बनाएँगी? जी, तो उसको वो स्टेप्स में मुश्किल होने लगती है हुँ, कि 6 लोगों के लिए दाल बनाने में किस स्टेज से वो शुरू करेगी? या कोई आदमी को कहा जाए कि वो बैंक तक कैसे जाएगा, तो वो उसका सीधा सा जवाब नहीं दे पाएगा, या उसको कह दिया जाए कि तुम जाओ, वो वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। तो ये है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। जी, तो एग्जीक्यूटिव जो हम एग्जीक्यूट करते हैं किन्हीं कामों को जो हम हमेशा से करते आए हैं, उन्हीं में गड़बड़ होने लगती है। तो याददाश्त की कमी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इम्पेयरमेंट, अटेंशन का प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम, नए लर्निंग की प्रॉब्लम, हुँ, और याददाश्त तो खैर है ही। और हुँ, ये सब, और एक होता है कि जो भाषा है हमारी लैंग्वेज, जी, उसमें कमी आने लगती है। जैसे कि उसकी भाषा में उसके जो शब्द है वो बहुत बहुत ही संकुचित हो जाते हैं, नए शब्दों को सीखता नहीं है, पुराने शब्दों में भी वो गड़बड़ करता है। तो ये सब मिलजुल के हम इसको डिमेंशिया की प्रॉब्लम कहते हैं, जो 60 साल की उम्र के लोगों में होती है जनरली। और ये प्रोग्रेसिव है। जी, प्रोग्रेसिव मतलब कि ये समय के साथ बढ़ती रहती है। ओह! इसका इलाज नहीं है पूरी तरह से ठीक होने का, इसका कोई तरीका नहीं है? देखिए, इसको हम प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल बोलते हैं, इसको हम रिवर्स ओह! नहीं कर सकते, ठीक है।
जी। तो इसका कोई अभी वैसे इलाज नहीं है। जी। जो अभी थोड़ी बहुत रिसर्च हो रही है वो ये करने की कोशिश हो रही है कि हम कम से कम जो ये प्रोसेस है या ये जो बीमारी है ये जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उसको स्लो कर दिया जाए। जी। मतलब कि अगर उसका 1 या 2 साल में उसकी याददाश्त बिल्कुल खत्म होने वाली है या उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस खराब होने वाले हैं तो वो उनको और हम स्लो करते जाएं ताकि वो लंबे समय तक अपने आप के जो रोजमर्रा के कार्य का काम काज है वो संभाल सके। जी। तो अभी उस पर रिसर्च हो रही है। कुछ रिसर्च हो रही है प्रिवेंशन पर, जी। लेकिन ये भी सब बहुत ही इनिशियल स्टेजेस की रिसर्च है। जी। तो सर क्या इसका अल्जाइमर क्या है और इससे इसका क्या नाता है? देखिए, डिमेंशिया तो एक बड़ा ग्रुप है, ठीक जी। है, जिसमें के अंदर कई तरह के कारण हैं हम्म। जिनसे डिमेंशिया होता है। उन सब कारणों में अल्जाइमर सबसे मुख्य कारण है। जी। मतलब अगर आप किसी भी जनसंख्या में 100 डिमेंशिया के लोगों को आइडेंटिफाई कर ले तो उसमें से करीब 80% लोग होंगे जिनको अल्जाइमर्स डिजीज होगा। जी। अल्जाइमर डिजीज या अल्जाइमर्स डिमेंशिया एक खास तरह का डिमेंशिया जिसमें ब्रेन के जो पैथोलॉजी है जी। जी। उसमें खास तरह के लक्षण पाए जाते हैं, उसको हम अल्जाइमर्स कहते हैं। जी। तो अब अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, तो क्या लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से लोगों में डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है, या फिर पोल्यूशन, या फिर कौन-कौन से कारक होते हैं जिसकी वजह से लोगों में कुछ खास वर्ग में डिमेंशिया का खतरा ज़्यादा होता है? या फिर ये जेनेटिकली भी हो सकता है? नहीं नहीं, ये जो अल्जाइमर्स है ये तो बहुत करके जेनेटिकली है, जी। ठीक है। एक और जो बड़ा ग्रुप है वो है जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। जी। जिन लोगों को स्ट्रोक की तकलीफ हो गई, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, उनको ये जिसको हम वॉस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं, क्योंकि उसमें जो ब्रेन के जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जहाँ से कि ब्लड की सप्लाई होती है, हुँ। वो उसमें कमी आ जाने से वो डिमेंशिया होता है जिसको हम वॉस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन इसके अलावा जो आपने एक पॉल्यूशन की बात की, अब जो रिसर्च सामने आ रही है कि जो केमिकल्स हैं, और वो केमिकल्स नहीं जो हमने इधर उधर खा लिए, जो हमारे वातावरण में केमिकल है जी। और जिसमें एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल दिखने में आ रहा है, और जिसके लिए अभी तक कोई भी देश की कोई भी सरकार बहुत ही अच्छे ढंग से प्लान नहीं बना सके कि एयर पोल्यूशन की वजह से डिमेंशिया की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। जी। और जो लोग वातावरण में रहते हैं, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री में रहते हैं या हुँ। और तरह के केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जी। जिसको हम कहते हैं कि टॉक्सिक कारण है जिसके, उनमें भी डिमेंशिया की संख्या बढ़ने के वो सबूत है। जी, तो आपने बताया कि एक तो है कि जेनेटिकली तो है ही, दूसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं कि खतरा उन लोगों में ज़्यादा हो सकता है जो प्रदूषित वातावरण में रहते हैं। तीसरा मैं आपसे जी हाँ। समझना चाह रही थी, जैसे आपने कहा जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, या जिनको शुगर है, या जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, तो उनमें भी ये खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और कितना परसेंटेज ज़्यादा होता है और लोगों के मुकाबले डिमेंशिया होने का? जैसे मैंने बताया कि अगर 100 केसेस आप ले लें डिमेंशिया के, तो उसमें से 80% तो होंगे जिनको अल्जाइमर्स डिजीज होगी, जी। और 15 से 18% के लोग वो होंगे जिनको वास्कुलर डिमेंशिया होगा। वास्कुलर डिमेंशिया मतलब कि हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से, या जी। जिनको रिपीटेडली स्ट्रोक हो गया है, कई बार ओह! स्ट्रोक हो गया उनको, दो से ज्यादा बार हो गया, उनमें ये चांसेस ज्यादा होंगे। बाकी जो 3-4% है वो केसेस होंगे जो और भी रेयर किस्म के बीमारियां हैं जिनको। लेकिन ये अभी तक के आंकड़े हैं, जैसे जैसे रिसर्च और बढ़ेगी और पॉल्यूशन प्रदूषण का या केमिकल्स का प्रभाव के बारे में स्टडीज होंगी, तो ये सब आंकड़े धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे।
जी। तो अगर हम इसके इलाज की बात करें तो वो ऐसा कोई इसका पक्का कोई इलाज नहीं है। और इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कैसा लाइफ़स्टाइल रखना हाँ, चाहिए? और क्या जो लोग, जैसे कइयों को एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है या जिनको नींद आने में दिक्कत है, वो लोग गोलियाँ खाते हैं। जिस क्या इससे भी डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है कि जो लोग एंग्ज़ायटी या सोने के लिए टैबलेट्स लेते हैं उनमें भी? या कुछ किस देखिए ख़ास जो तरह की? प्रिवेंशन जी, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, ये तो जी, बहुत पुरानी saying है ना। जी, तो कई चीजें हैं जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे जो वॉस्कुलर डिमेंशिया है जी, या वॉस्कुलर इलनेसेस है, हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज या हार्ट डिजीज, ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर हमारी लाइफ स्टाइल ठीक रहेगी, बॉडी वेट हमारा कंट्रोल रहेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगी, ब्लड प्रेशर हम ठीक रखेंगे, अ, हमारा ड्रग्स का यूज नहीं होगा, जैसे अल्कोहल या टबैको का, हुँ, तो ये एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव उपाय है डिमेंशिया को प्रिवेंट करने के लिए। जी, ठीक है। अब जो प्रदूषण है, जैसे एयर पॉल्यूशन है, उसमें एक मनुष्य तो नहीं कर सकता कुछ। उसमें जी, सरकारों का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने देशों में कितने साल में पॉल्यूशन को उस लेवल पे ले आएंगे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो दी है। जी, ठीक है। लेकिन अभी तक जितने भी देशों ने अपने अपने प्लान घोषित किए हैं, वो तो कोई 20 साल में कर रहा है, कोई 30 साल में कर रहा है, ये बहुत लंबा समय है। जी, तो इसलिए ये एयर पॉल्यूशन या प्रदूषण तो ये तो अभी बना रहेगा, और इसकी वजह से डिमेंशिया के केसेस भी बढ़ने के वो चांसेस बड़े बने रहेंगे। लेकिन लाइफ स्टाइल वाले वो कारण है जिसमें हम काफी अपने अपने लेवल पर प्रिवेंशन कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जैसे ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे लक्षण क्या बहुत साल पहले ही दिखाई देने लग जाते हैं कि किसी को अल्ज़ाइमर्स हो सकता है? कुछ ऐसी वार्निंग साइन पहले ही आ जाते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे वार्निंग साइन नहीं आते। लाइफ स्टाइल एक प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, जी, लेकिन आप अल्जाइमर्स को आप 20 साल पहले डिटेक्ट नहीं कर सकते, कम से कम क्लिनिकल बेसिस पर। उनके ब्रेन की चेंजेस की वजह से कुछ कर सकें, वो एक अलग बात है। ऐसी कोई अभी स्टडी है नहीं। ऐसी अब लोगों ने जिसको हम कहते हैं कोहार्ट स्टडीज, कि जी, जिसमें उन्होंने 40 साल और 45 साल के बीच के लोगों को का ग्रुप इकट्ठा कर लिया है, और उनकी वो पीरियोडिक स्टडी करेंगे। इंडिया में जो बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जी, उन्होंने भी एक ऐसा कोहार्ट बनाया है। जी, वो इसीलिए कि क्या हम 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में कुछ ऐसे एमआरआई के चेंजेस या कोई दूसरे बायोकेमिकल चेंजेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या और कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस, जिससे हम आगे आने वाले अल्जाइमर्स डिजीज या डिमेंशिया को हम आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन अब इस सब के रिजल्ट आने में तो अभी 15-20 साल लगेंगे। जी। तो कम से अगर कम हम इंडिया से तो 15-20 साल बाद ये रिजल्ट हमको जी, मिलेंगे। तो कोई ऐसी डाइट लेनी चाहिए? क्या खान-पान भी ऐसा होता है जो कि आपकी ब्रेन को पे असर डालता है, पॉज़िटिव या नेगेटिव? ये ऐसा बहुत है हमारे यहाँ, हमारे जो आयुर्वेद में या हमारे जो ट्रेडिशनल जो हमारी टीचिंग है कि भाई ये बादाम खाने से या अखरोट खाने से, अब ये इनकी कोई अब बहुत ही, ये सब बिलीव्स हैं, ये हमारे या बिलीव्स हैं कि प्रकृति के ऐसा बीच करने से। जाने के लिए या लाइफ़स्टाइल में मान लीजिए हाँ, व्यायाम लेकिन लाइफ स्टाइल के चेंजेस तो डेफिनेट है, जो मैंने आपको बताया। और अल्कोहल का यूज अवॉइड करने से। लेकिन कोई जो बाकी जो चीजें हैं उसका कोई बहुत ही डेफिनेट अभी हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं। तो लास्ट में मैं आपके कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगी कि मान लीजिए तनाव या व्यायाम ना करना या वॉक पर ना जाना या एक अच्छे हेल्दी वातावरण में ना रहना, हेल्दी यानी कि जो आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजें जो आपको खुश रखती हैं, जो एक हैप्पीनेस हार्मोन क्रिएट करती हैं बॉडी में, या फिर जो अ, प्रकृति के बीच जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, मतलब इस तरह की एक्टिविटी क्या इस तरह के खतरे को कम कर सकती?
देखिए, डिमेंशिया के लिए ही ये सब किया जाए, डिमेंशिया को प्रिवेंट करने के लिए ये सही नहीं है। हमको अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना चाहिए, क्योंकि इससे हम बहुत सारी और दूसरी बीमारियों को हम अवॉइड कर सकते हैं, जो डिमेंशिया से ज़्यादा कॉमन है और डिमेंशिया से ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है ना, जैसे हार्ट अटैक। जी। डिमेंशिया में तो हुआ गया तो वो धीरे धीरे वो उसका प्रोग्रेशन चलेगा। हार्ट अटैक में तो आदमी एक क्षण में ही उसको कुछ ना कुछ हो सकता है, या स्ट्रोक हो सकता है। तो लाइफ स्टाइल अच्छा रहना चाहिए, वो बहुत कारणों से और बहुत बीमारियों को प्रिवेंशन के लिए, नॉट ओनली फॉर डिमेंशिया। तो लाइफ स्टाइल का तो वैसे ही हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, जो हम सबको उस पर ध्यान देना चाहिए। जी। तो बहुत जो बहुत आपने एक और बात पूछी कि जी वो जी। क्या दवाइयों लेने से ऐसा होता है क्या? जी जी जी। ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है कि जो मेडिकल एडवाइस पे कोई तनाव की बीमारी के लिए दवाई ले रहा है, या कोई मानसिक बीमारी के लिए दवाई ले रहा है, उसको डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा हो, ऐसा कोई एविडेंस है नहीं। तो ये सब दवाइयाँ सेफ हैं, और इसको इसलिए किसी को अवॉइड करना नहीं चाहिए कि इससे डिमेंशिया हो जाएगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल जी, इस विषय पर आपने विस्तार से जानकारी दी, चर्चा की, और हमारे जो इस कार्यक्रम को सुनने वाले हैं जाहिर तौर पर उनको बहुत सारा इससे लाभ मिलेगा, और कई विषयों पर उनकी जानकारी बढ़ेगी इस बीमारी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और द मीडिया से नमस्कार। बातचीत करने के लिए। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।